जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, कैसा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पेपर आएगा साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मैं नहीं कहता साथियों कि सभी प्रश्न यहां से फंसेंगे, लेकिन कम से कम मुझे साथियों पूरा यकीन है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से साथियों जरूर आएंगे जीके जीएस में, क्योंकि साथियों मैंने 50 एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। मेरा मानना है कि ये पूरी जीके के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन है साथियों, और ये समझ लीजिए ये 10 नंबर वाली क्लास है, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर के बराबर होते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था साथियों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे विशाख दत्त के द्वारा ही मुद्रा राक्षस नाटक लिखा गया था, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात कर दे साथियों अगले नंबर के प्रश्न की कि किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। तो ये तो बहुत आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि किताबुल हिंद किसकी साथियों एक तरीके से कृति है, तो मैं कहूंगा अलबरूनी की कृति है, ठीक है ना। इसको भारत की खोज भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, मीनाक्षी मंदिर ये कहां पर है बताइए साथियों, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर साथियों कहां पर है, तमिलनाडु में है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं आता है, ऑप्शन में आ जाता है मदुरई। तो आप लोग बता देंगे भाई मदुरई में, क्योंकि मदुरई कहां पर है, तमिलनाडु में, और मदुरई में ही साथियों मीनाक्षी मंदिर है। यह बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी, मुझे बताइए। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्या रजिया सुल्तान इस सवाल का जवाब होगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल दिल्ली की पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान ही थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि संत कबीर का जन्म साथियों कहां पर हुआ था, यानी कि कबीर दास की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म साथियों कहां पर हुआ था बताइए। अगर आपसे पूछे क्या कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, और बहुत पूछा जाता है आपसे, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी साथियों वो कहां पर हुई थी, मगहर में हुई थी, ठीक है ना, ठीक है ना। कहां पर हुई थी साथियों, मगहर में हुई थी, बात आपको ध्यान रखना है। और इसको संत कबीर नगर भी कहा जाता है। लेकिन जब हम साथियों बात करते हैं कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी को क्या कहा जाता है साथियों, मोक्ष नगरी कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को ही साथियों मोक्ष नगरी कहा जाता है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, आपसे पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा की अगर बात करते हैं तो हरिहर बुक्का प्रथम की अगर बात करें तो यही विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे। उसके बाद देखिए सिख धर्म के पहले गुरु का नाम साथियों क्या था, मुझे बताइए। तो सिख धर्म के पहले गुरु का नाम क्या था साथियों, गुरु नानक देव था। क्या था, गुरु नानक देव था, यानी कि आंसर अगर आपके है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात करते हैं तो ये साथियों अंतिम गुरु और 10वें गुरु माने जाते हैं। ये बात भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, ये कहां पर है, ये पटना में है, चंडीगढ़ में है, आनंदपुर में है, या साथियों अमृतसर में है। तो ये कहां पर है, ये अमृतसर में है। ये कहां पर है साथियों, यानी कि स्वर्ण मंदिर पूछे तो अमृतसर बताना, हरमिंदर साहिब पूछे तो अमृतसर बताना, या दरबार साहिब कहां पर है पूछे तब भी अमृतसर ही आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। गलत मैंने बोला, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि साथियों इस सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि साथियों दी गई थी। तो क्या आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, मुझे बताइए। तो जो बारदोली सत्याग्रह था साथियों, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान साथियों, यानी कि किस दौरान की गई थी, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। कि अगर बात करें इस भारत में स्वदेशी आंदोलन क्या गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी गई थी, नहीं साथियों, बंग भंग यानी कि विरोधी आंदोलन के दौरान दी गई थी साथियों। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर बात करें साथियों, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको 2018 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर को लगाना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों 10 मॉडल पेपर भी आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। दोनों पीडीएफ सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, उसको क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पर आ जाएंगे।
वहां पर साथियों बारकोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करके आप ये पीडीएफ साथियों प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं साथियों कि स्वराज पार्टी, क्या स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों किस वर्ष की गई थी, बहुत आपसे पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1923 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर पूछे कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो साथियों इलाहाबाद में, कहां, इलाहाबाद में ही साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे यहां पर बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए 1920-22 में जो असहयोग आंदोलन, क्या साथियों 1920-22 में साथियों जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? भाई असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा साथियों? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मुझे बताइए। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने ही साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, दयानंद सरस्वती को, पंडित लेखराज को, या साथियों स्वामी विवेकानंद जी को? बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों दयानंद सरस्वती जी की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसको जाना जाता है? तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए साथियों आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी, ठीक है ना। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना कितने की थी साथियों? तो वो भी साथियों दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी को यानी कि एम के गांधी को महात्मा की जो उपाधि थी साथियों वो किसके द्वारा दी गई, बताइए। चलिए चलिए देखिए यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे कि आप लोग का ये जो सवाल है कि एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। तो ये पहला पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। यानी कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप साथियों जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो सिंपल सा प्रश्न है साथियों कि पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को साथियों क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं क्या पंजाब का शेर भी इन्हें कहा जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल, पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है और पंजाब का शेर भी इनको ही कहा जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत का संविधान का भाग यानी कि संविधान का जो भाग 2 है ना, 2, ये किसके बारे में साथियों बताता है, मुझे बताइए। चलिए अगर हम साथियों भाग 2 की यहां पर बात करते हैं तो साथियों ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर साथियों अनुच्छेद 11 में साथियों ये है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों क्या नागरिकता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में, तो मैं कहूंगा बिल्कुल। और ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 ये किस भाग में है? तो भाग 2 में है। यानी कि भाग 2 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति साथियों कौन थे, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है, या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, या प्रधानमंत्री के द्वारा होता है? तो यह सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें उपराष्ट्रपति को हम नहीं वोट दे सकते, आप नहीं वोट दे सकते। इसको कौन वोट दे सकते हैं? तो साथियों लोकसभा के
सदस्य और राज्यसभा के सदस्य इनको चुनते हैं। उपराष्ट्रपति का चयन जो करते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों सदन क्या है साथियों, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, मुझे बताइए। तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, क्या सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, बताइए, या संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं जो आपका राइट आंसर होगा वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। यह बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। लिखा हुआ है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वो किस राजनीतिक दल के थे, यानी कि उनका नाम भी आपको बताना है और वो किस राजनीतिक दल के थे साथियों, वो भी आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर बात करते हैं वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, यानी कि INC से संबंधित है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दल से संबंधित है। और कौन थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो साथियों कौन करते हैं, देखिए राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, ठीक है ना, कितनी है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए तो कितनी है साथियों, अगर बात करते हैं अनुच्छेद 243 के वी में निर्धारित जो की गई है तो 21 वर्ष है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं साथियों, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है तो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगर बात करें साथियों यहां पर, ठीक है ना, कि राजभाषा से संबंधित कहां से कहां तक अनुच्छेद संबंधित हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अनुच्छेद 343 से 351 तक ये राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। उसके बाद देखिए कि कब पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, मुझे बताइए। यानी कि क्या आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, देखिए और फटाफट बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 15 अगस्त 1974 को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को साथियों फहराया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो मैं आपको बता दूं साथियों ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। ये कहां के मुख्यमंत्री थे, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। इनका नाम क्या था साथियों, तो करुणानिधि इनका नाम था। एम करुणानिधि ने ही साथियों ये तमिलनाडु के उस समय मुख्यमंत्री थे और इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर साथियों एक मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हिंद महासागर का गहरा गर्त कौन सा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों जावा गर्त की, तो आपको पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त साथियों जावा गर्त है। लेकिन कभी कभी होता है जावा गर्त ऑप्शन में नहीं आता है, ऑप्शन में आ जाता है सुंडा गर्त। क्या, सुंडा गर्त। तो आप लोग साथियों सुंडा गर्त भी ध्यान रखेंगे, यानी कि जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों जो आपका लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यह किस महाद्वीप में स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अंटार्कटिका महाद्वीप में यह स्थित है। यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए। तो दक्षिण अमेरिका की अगर बात करते हैं साथियों सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील देश है। कौन सा देश साथियों सबसे बड़ा है, ब्राजील देश सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है ना, कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, तो मैं कहूंगा जो ऑरेंज नदी है ना साथियों, ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है।
ठीक है ना। कहाँ बहती है साथियों, दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है या भारत के दक्षिण में है या भारत के उत्तर में है या साथियों भारत के पश्चिम में है, मुझे बताइए। देखिए बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत के पूर्व में है साथियों। कहां पर है, ये भारत के पूर्व में है और हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। यानी कि बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से जुड़ी हुई है और भारत के पूर्व में है। ये 2 पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कोयना बांध की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कोयना बांध ये कहां पर है, मुझे बताइए। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोयना बांध किस नदी पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोयना बांध जो है ना वो कोयना नदी पर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कोयना बांध किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो कोयना बांध ही आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों, जो नागार्जुन सागर बांध है ये बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है, बताइए। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, दिल्ली में है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस पत्तन यानी कि किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा फटाफट साथियों। चलिए देखिए अगर बात करते हैं साथियों कोच्चि की, जब हम बात करते हैं तो कोच्चि को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। किसको, कोच्चि को। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा था, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं कौन सा था, तो मैं कहूंगा तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एकल महिला पेंशन योजना जो शुरू की थी वो तेलंगाना राज्य ने ही साथियों शुरू की थी। उसके बाद देखिए धूमल नृत्य शैली, कौन सी नृत्य शैली, धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या मतलब कुल मिला के कहां पर यह शैली, कहां की शैली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों ये जम्मू कश्मीर की शैली है, धूमल नृत्य शैली जिसका नाम है। उसके बाद देखिए इस्पाओ नृत्य ये कहां पर साथियों किया जाता है, तो इस्पाओ नृत्य तो लद्दाख में किया जाता है। ये कहां पर नृत्य किया जाता है, इस्पाओ नृत्य साथियों लद्दाख में किया जाता है। इस्पाओ नृत्य की अगर बात करें लद्दाख में किया जाता है। उसके बाद देखिए किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है, मुझे बताइए। तो कुछ क्वेश्चन साथियों हम लोग यहां पर देख लेते हैं करंट अफेयर के, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए साथियों करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, तो आप लोग महाराष्ट्र ध्यान रखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, अब यहां पर महाराष्ट्र आंसर था, तो महाराष्ट्र से संबंधित जितने करंट अफेयर के सवाल बनते हैं उनको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, बिल्कुल सही। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना है, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो महाराष्ट्र के नासिक में साथियों इसका आयोजन किया गया है। ये बात भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मोहम्मद मुस्तफा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन बने, मोहम्मद मुस्तफा बने हैं। ये बहुत साथियों लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर बात करें अब साथियों जो देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं साथियों उनको एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई हंगरी के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है तामस सुल्योव। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो तुवालू देश है ना, तुवालू देश की जो नई प्रधानमंत्री बनी इनका नाम क्या है, तो फेलेटी टियो इनका नाम है। उसके अलावा फिनलैंड के साथियों राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अलेक्जेंडर स्टब, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ओल्जास बेक्टेनोव इनका नाम है, और ओल्जास बेक्टेनोव ही कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके अलावा अगर बात करें साथियों नायब बुकले
अल सल्वाडोर के, ठीक है ना, अल सल्वाडोर की अगर बात करें इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नायब बुकले बने हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 है किसके द्वारा जारी की जाती है। यह साथियों वी-डेम संस्थान के द्वारा जारी की जाती है। ये बात आप सभी लोगों को क्या रखना है साथियों, याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब यहां पर अगर बात करें कुछ जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जैसे कि लिखा हुआ है, मैं आपको एक तरीके से दिखा देता हूं, एक सेकेंड। हाँ देखिए, डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। ये सिर्फ देख लीजिए सरसरी नौर पे, ठीक है ना। वी डेम इंस्टीट्यूट वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टाफन लिंगबर्ड द्वारा की गई थी। स्टाफन लिंगबर्ड एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। कुल मिला के आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 वी डेम संस्थान के द्वारा साथियों जो है ना वो जारी की जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी साथियों, मुझे बताइए। तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान की बात चल रही है। राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए राजस्थान का जिक्र था, तो राजस्थान से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दे रहा हूं, क्योंकि ये साथियों क्लास जीके पर और करंट अफेयर पर आधारित है। देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं कि हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करेंगे साथियों, आप लोग भी यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो साथियों ग्रीष्म कुठार के द्वारा और रितिका चोपड़ा के द्वारा साथियों चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता गया है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, फटाफट साथियों मुझे बता दीजिए। तो शीतल देवी साथियों आपका राइट आंसर जाएगा, इनके निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं कि नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 पुलित्जर पुरस्कार जीता है। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख यानी कि लगभग 29.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बंधन बैंक की अगर बात करें साथियों, आरबीआई ने 29.5 लाख का जुर्माना बंधन बैंक पर लगाया है। उसके बाद देखिए कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है, बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है। अब तमिलनाडु की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। उसके अलावा आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें कि हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं साथियों उसके बाद कि पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहां पर हुई है साथियों, तो ये श्रीनगर में हुई है। ये कहां पर हुई है, श्रीनगर में हुई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां पर खुला है, तो अगर आपसे साथियों एग्जामिनर ये पूछ ले तो नई दिल्ली आपको बताना है, क्योंकि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां पर खुला है, तो नई दिल्ली में ही खुला है। उसके बाद देखिए DHL कनेक्टेडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है साथियों, बताइए।
तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, या आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे रतन टाटा का नाम। क्यों? क्योंकि रतन टाटा को ही पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से नवाजा गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों टॉप लेवल के आपने क्वेश्चन देखे, सामान्य ज्ञान के भी, उसके अलावा करंट अफेयर के भी। ठीक है, तो ये क्लास साथियों जैसी भी आपको लगे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, या किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर अगर आप कर देंगे तो मेरा मानना है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अगर बात करें साथियों जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था, उस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत आराम से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और 45 का पेमेंट करके आप वो पीडीएफ साथियों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से, मेरा मानना है कि वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।